देखते हैं देश और प्रदेश में मचा घड़ी घड़ी घमासान। देखिए खबरों का तूफान। प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को 7 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का सामना कर रहे अब्बास अंसारी को 14 दिन के बजाय सिर्फ 7 दिन की ही रिमांड दी गई है। ईडी की कस्टडी में जाते समय अब्बास अंसारी ने कहा है कि अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है, बोलने की आजादी पर रोक है। मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें प्रयागराज की जो जिला जज की कोर्ट है उसमें पेश किया गया। हमने अब्बास अंसारी से बात करने की कोशिश की। अब्बास अंसारी ने कहा कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है देश में। इसके पहले अब्बास अंसारी के वकील की तरफ से कोर्ट में ये मांग की गई थी कि अब्बास अंसारी की सुरक्षा बढ़ाई जाए और अब्बास अंसारी की पूछताछ वकील के सामने ही हो। बीते अगस्त में ही ईडी ने मुख्तार अंसारी से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान करोड़ों के लेन देन का पता चला था। ईडी ने इस मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी समेत परिवार के कई लोगों को नोटिस भेजा था। और देखिए अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से 19 अक्टूबर को अंतरिम राहत मिली थी। तो आखिर किस मामले में अब्बास की गिरफ्तारी हुई है, देखिए इस रिपोर्ट। दरअसल अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों और उनके भाइयों से भी पूछताछ की जा चुकी है। इसी मामले में ईडी ने अब्बास अंसारी से भी पूछताछ की। उसके नाम पर दर्ज संपत्तियों के बारे में पूछा गया। साथ ही उन संपत्तियों को बनाने में लगी आय के स्रोतों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। और 2 राउंड की पूछताछ के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ियों का काफिला है, ये दाहिनी तरफ जा रहा है। कोर्ट से पहले अब्बास अंसारी को एक बार फिर से मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। अभी और अन्य साक्ष्य एकत्र करने हैं, ऐसी स्थिति में कस्टडी में दिए जाना अति आवश्यक है। मुख्तार पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जुटी ईडी ने पिछले महीने ही अब्बास के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। इसके तहत उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले उसकी मां अफशा अंसारी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। मुख्तार के बेटे अब्बास के खिलाफ आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कई मामले दर्ज हैं। यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर सियासी संग्राम के बाद अब रामपुर विधानसभा क्षेत्र और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में सियासी घमासान मचने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग ने दोनों सीटों के लिए उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 दिसंबर को रामपुर और मैनपुरी में होगा मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। मैनपुरी सीट सपा का गढ़ है। वही हेट स्पीच मामले में सजा होने के बाद सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। इस वजह से रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। आज घोषणा हुई है मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव। मुझे विश्वास है कि रामपुर लोकसभा और आजमगढ़ लोकसभा के तहत जैसे हम लोग रामपुर विधानसभा भी और मैनपुरी की लोकसभा भी 100% चुनाव जीतेंगे। जाहिर है एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अखाड़े में जबरदस्त सियासी नूरा कुश्ती देखने को मिलेगी। मैनपुरी सीट मतलब समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला, जिसे बचाने और भेदने की जद्दोजहद तेज हो चुकी है। मैनपुरी में चुनावी बिगुल बच चुका है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट को बचाना अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैनपुरी वो सीट है जिससे पूरी सपा की साख जुड़ी हुई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जीत के दावे भी शुरू हो चुके हैं। सपा का दावा है कि मैनपुरी का मैदान वो बड़े अंतर से जीतेगी। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने का काम करेगी। प्रत्याशी कौन होगा इसका निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। समाजवादी पार्टी भले ही लाख दावा कर ले, लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता के सामने विरोधियों का टिकना मुश्किल है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इन किलों को ढहाया है। तो उसी तरह से रामपुर के विधानसभा चुनाव में और मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सफलता प्राप्त होगी। अब देखना है कि मैनपुरी का मैदान कौन मारता है।
उपचुनाव के ऐलान के साथ ही रामपुर की राजनीति तेज हो चुकी है। चुनाव में अभी 1 महीने का वक्त है, लेकिन जीत के दावे शुरू हो चुके हैं। आजम का गढ़ बचेगा या रामपुर में लहराएगा भगवा? चुनावी बिगुल बजने के साथ ही ये सवाल सियासी फिजाओं में तैरने लगी है। आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी और इसके बाद अब चुनाव आयोग ने यहां पर चुनाव की घोषणा कर दी है। 5 दिसंबर को रामपुर की जनता अपने इरादों पर मुहर लगाएगी, लेकिन जीत के दावे अभी से शुरू हो चुके हैं। नेताजी और नेताजी के स्थान पर जो व्यक्ति आएगा, उसको समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, मैनपुरी की जनता उसको एक तरफा वोट देने का काम करेगी। मुझे उम्मीद है हमारी पार्टी बिल्कुल ताकतवर होकर और बीजेपी को हराने की स्थिति में रहेगी। उपचुनाव को लेकर जनता की राय भी अलग अलग है। किसी को सपा पर भरोसा है तो किसी को कमल में कमाल दिखता है। रामपुर की जनता समाजवादी हो जाती है। एक बार बीजेपी को जिता के देख लो। जाहिर है अब 8 दिसंबर की तारीख तय करेगी कि रामपुर का ताज किसके सिर सजेगा। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित सहभोज में सीएम योगी शामिल हुए और आंवले के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाया। ये वो सहभोज है जिसमें परंपरा, सभ्यता, सनातन संस्कृति की झलक है। गोरखपुर में आंवला के पेड़ के नीचे सहभोज में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और जमीन पर बैठकर खाना खाया। इस भोज में सांसद रवि किशन भी शामिल हुए। परंपरागत रूप से हर साल गोरखनाथ मंदिर में द्वादशी के दिन आंवला पेड़ के नीचे सहभोज का आयोजन होता है। गोरखनाथ मंदिर में सहभोज में शामिल होने से पहले सीएम योगी बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण जयंती द्वार का लोकार्पण और हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस मौके पर फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के लिए 200 सीट हॉस्टल के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज को लेकर किए गए अपने संघर्ष को याद कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज और अपने जीवन के भी 50 साल पूरे कर लिए हैं, उनको अब समाज की तरफ उन्मुख इस रूप में होना है। जब एक चिकित्सक का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित होता है, यह एक महत्वपूर्ण अवसर आप सबके सामने होगा। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा, लेकिन सरकार के मंत्री इस पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। क्योंकि सरकार के 2 मंत्री उत्तर प्रदेश में प्रदूषण को पूरी तरह से पंजाब में जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार ठहरा दिया है और बताया है कि पराली कहीं जलाई जा रही है, प्रदूषण कहीं बढ़ रहा है। जो हमारे पास बहकर आ रहा है पंजाब से, उसका तो इलाज पंजाब के अंदर ही हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर पराली जलाई जाती है और उससे यहाँ का प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन जब एबीपी गंगा ने इनके दावों की पड़ताल की तो हकीकत कुछ और ही सामने आई। यूपी के 3 शहरों में हमें किसान पराली जलाते हुए नजर आए। अकेले फतेहपुर जिले में 26 स्थानों पर पराली जलती मिली। भले सरकार इन पर कार्रवाई कर रही है, किसानों से जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या इससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है। पराली जलाने की वजह से हो रहे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को 3000 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की है, लेकिन इस धनराशि का अभी तक पूरी तरह से प्रयोग भी नहीं किया गया है। डेंगू की बात करेंगे। छोटे बड़े शहरों में डेंगू इन दिनों पैर पसारता जा रहा है। आलम यह है कि न सिर्फ आम लोग बल्कि अधिकारी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा 1171 डेंगू मरीज प्रयागराज में मिल चुके हैं। वहीं लखनऊ में 1058 केस, गाजियाबाद में 513 केस, अयोध्या में 458 केस और जौनपुर में 371 डेंगू के मरीज मिले हैं। मुरादाबाद में भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में डेंगू के मामले 50% तक बढ़ गए हैं। अक्टूबर में मुरादाबाद में डेंगू के 63 मामले थे, जो नवंबर में बढ़कर 111 हो गए हैं। कानपुर शहर में भी डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। आलम यह है कि जांच में रोज बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी दावे के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। पिछले 24 घंटे में 36 नए डेंगू के केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। डेंगू के खतरे को देखते हुए जरूरी यह है कि दावों के बजाय जमीनी स्तर पर पुख्ता बंदोबस्त किए जाएं, ताकि डेंगू के फैलते डंक को रोका जा सके।
उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में डेंगू तेजी से अपने पैर पसार चुका है। कोर्ट की फटकार और सीएम की सख्ती के बाद अधिकारी एक्शन में तो आए हैं, लेकिन सियासत भी जारी है। डेंगू के बेकाबू होते हालात को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह अपने आवास पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। सीएम ने नोडल अफसरों को डेंगू के रोकथाम की व्यवस्थाओं को देखने के लिए दोबारा फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावित इलाकों में सर्वेलांस बढ़ाने के आदेश दिए हैं। जो भी बीमारी या संचारी रोग है, इससे निपटने के लिए हमारा पूरी सरकार सचेत है। सरकार के दावों के बीच डेंगू पर सूबे में सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि आंकड़ों को गोल करने में लगा योगी सरकार का प्रशासन, अस्पतालों में भर्ती हुए डेंगू के मरीजों को आंकड़ों से गायब कर दिया गया। शर्मनाक। कोविड काल की तरह डेंगू के दौर में भी जनता को गुमराह कर रही सरकार। डेंगू तो नई बीमारी नहीं, सरकार ने क्यों नहीं की तैयारियां, बताएं। इससे पहले शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें अब युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। सरकारी फाइलें दुरुस्त और आंकड़ों की बाजीगरी करने के बजाय ग्राउंड पर काम होना और दिखना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।